नमस्कार साथियों, इतिहास का ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपका हो चुका है ऐतिहासिक स्रोत। और इसकी क्लासें डिटेल में आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और आज चयनित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है, टीला किसे कहा जाता है? धरती की सतह से दबा हुआ भाग, या धरती की सतह से उभरा भाग, या पर्वत चोटी, या फिर पहाड़ी वाला क्षेत्र। तो टीला शब्द जो साथियों, ये धरती की सतह से उभरे भाग को टीला कहा जाता है। जो ऐतिहासिक स्रोत हैं जहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है, वो कहाँ से मिलती? टीलों से मिलती है, अभिलेखों से मिलती है, सिक्कों से मिलती है और साहित्य से मिलती है। ठीक है, तो टीलों के अंदर जो है साथियों, खुदाई के दौरान विभिन्न अवशेष मिलते हैं, जैसे कि प्राचीन आवास के अवशेष मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इतिहास के स्रोत के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से सत्य है? मृत भांड जीव का मृत शरीर होता है। मृत भांड पत्थरों को कहते हैं। मृत भांड मिट्टी से बने बर्तनों को कहते हैं, या फिर मृत भांड एक प्रकार का भांड होता है। साथियों, मृत भांड, मृद मतलब होता है मिट्टी, है ना। तो ये मिट्टी से बने बर्तन है, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। मृत भांड मिट्टी से बने बर्तनों को कहा जाता है। महापाषाण, जिसको मेगालिथ भी कहते हैं, किसे कहा जाता है? इसका मेन अर्थ क्या है? ठीक है, एक शब्द होता है महापाषाण युग या फिर महापाषाण काल, तो वो युग के नाम होते हैं। ठीक है, उनको अलग अलग समय अवधि में बांटा गया है। यहाँ पे अर्थ पूछा गया है। महापाषाण का अर्थ क्या है? पत्थर से ढकी कब्र को, पत्थरों का समूह को, पत्थरों के बर्तन को, या फिर ये सभी। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। पत्थर से ढकी कब्र को महापाषाण कहा जाता है। मतलब उस समय जो है शवाधान जो होता था, शवाधान जो होता था, जैसे कि दफनाया जाता था, तो वहाँ पे आसपास पत्थरों से उसको ढक दिया जाता था, इसलिए उसे महापाषाण कहा गया। पाषाण का मतलब भी पत्थर होता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन 14 से क्या किया जाता है? कार्बन 14 साथियों, कार्बन 14 क्या है? एक रेडियोधर्मी समस्थानिक तत्व होता है जो हर सजीव में पाया जाता है, और प्राचीन अवशेषों का पता इसी के माध्यम से लगाया जाता है। होता क्या है कि C14 जो है किसी भी जीव के मरने के बाद लगातार कम होता चला जाता है। इसी आधार पे अनुमान लगाया जाता है कि उसकी आयु क्या होगी। पृथ्वी की आयु मापी जाती है? नहीं, ये नहीं है। यह एक डेटिंग विधि है, मतलब तिथि निर्धारित करने वाली विधि बिल्कुल है। किसी प्राचीन अवशेष का कालक्रम निर्धारित किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। बी व सी दोनों सही होगा। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कैसे किया जाता है? प्राप्त कोयलों की खदान से, प्राप्त पौधों के अवशेषों से, या फिर पौधों के परागों से। इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। पौधों के परागों से, यानी पोलेन से पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। साथियों, एपिग्राफी में अभिलेखों का अध्ययन होता है ना, ये भी याद रखिएगा। अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है एपिग्राफी। न्यूमेस्मेटिक्स, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक कहा जाता है। और आहत क्या होता है? एक प्रकार का सिक्का होता है जिसके ऊपर कोई लिपि न होते हुए चित्रात्मक आकृति होती है। 7वां क्वेश्चन आपके सामने। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, उन्हें क्या कहा जाता? मतलब लेख नहीं होता था, केवल उनके ऊपर कुछ चित्र होते थे, भावात्मक चित्र, उनको पंचमार्क, आहत, या फिर मुद्रा क्या कहते हैं? तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ए बी दोनों सही है। उनको पंचमार्क या फिर आहत सिक्के कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बिल्कुल चयनित किए हैं, और पिछली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इनको चयनित किया है। अगर आप विभिन्न उन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिस्टोरी से क्वेश्चन बनते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए। ठीक है, इसी के साथ अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अगली क्लास की अपडेट मिल जाए। चलिए, क्वेश्चन 8। सिक्कों पर लेख तथा तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? मौर्य शासकों ने, यूनानी शासकों ने, गुप्त शासकों ने, या फिर ये सभी। तो साथियों, सिक्कों पर तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा जो है ये यूनानी शासकों द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, मौर्य काल की बात करें तो मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के मिलते हैं। मतलब मौर्य काल के बाद के जो काल हैं उसमें सर्वाधिक सोने के सिक्के मिले हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन 9 है, किन शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए? गुप्त, शुंग,
यूनानी या फिर ये सभी। तो साथियों यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा गुप्त शासकों द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है न्यूमेग्राफी, एपिग्राफी या पेलियोग्राफी या फिर नोटा, नॉन ऑफ द अबव। साथियों एपिग्राफी में अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि या अरमाइक लिपि में? तो साथियों अशोक के अधिकतर शिलालेख जो मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं और ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। किधर से? बाएं से दाएं लिखा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं। और देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि जो है ये उल्टी इससे दाएं से बाएं लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, दाएं से बाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, जैसे कि अभी अपनों ने बात की खरोष्टी लिपि किधर से लिखी जाती है, तो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 इसमें रुद्रदामन, कलिंग नरेश खारवेल, पुलकेशन द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णन साथियों कलिंग नरेश खारवेल का मिलता है। इनके शासन के समय, इनके विजय से संबंधित, इनकी नीतियों से संबंधित सारी जानकारी जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। प्रश्न अगला है, समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? इनके शासन से संबंधित, इनके समय जो शासन व्यवस्था कैसी थी, वो सारी जानकारी अभिलेखों के अंतर्गत मिलती है। तो समुद्रगुप्त मंसर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख या देवपाड़ा अभिलेख या प्रयाग स्तंभ अभिलेख। डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त का जानकारी मिलती है, इनका वर्णन मिलता है। और मंसौर अभिलेख से महाराजा यशोवर्मन की जानकारी मिलती है। अब ये प्रश्न नंबर 15, सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम प्राचीन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। किसके अभिलेख थे? ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि किसने सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा? तो 1837 में पढ़ा था। ठीक है, और साथियों यहाँ पे दिया हुआ नीचे हड़प्पा सभ्यता के या सम्राट अशोक के या गुप्त शासकों के कौन से अभिलेख थे जो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिए थे? तो सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख जो हैं वो जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ लिए गए और 1837 में इन्होंने पहली बार सफलता प्राप्त की थी। चलिए क्वेश्चन अगले की बात करते हैं। मेहरौली, ये मेहरोसी गलती से टाइप हो गया है। मेहरौली स्तंभलेख कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, दिल्ली, जयपुर या विदिशा में है? तो मेहरौली जो है साथियों दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास में है। और यह लौह स्तंभ है यहाँ पे मेहरौली में, जो कि धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ कृति है, प्राचीन कृति है, जिसमें अभी तक कोई भी किसी प्रकार की सड़न नहीं आई है। वो मतलब उससे ये पता लगाया जा सकता है कि उस समय भी धातु विज्ञान का ज्ञान पूर्वजों को था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम गुप्त अभिलेख हैं गरुड़ स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति, एरन स्तंभलेख या फिर मथुरा स्तंभलेख। तो प्रथम गुप्त अभिलेख है वो है डी वाला ऑप्शन, मथुरा स्तंभलेख। प्रश्न अगला है, भीतरी स्तंभलेख का संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से, भानुगुप्त से, मयूरवर्मन से या कुमारगुप्त से है? तो भीतरी स्तंभलेख का संबंध सीधा सा स्कंदगुप्त से है साथियों। और आगे बात करते हैं, निम्न में से पांडुलिपियां हैं, कौन सी पांडुलिपियां हैं? वेद, रामायण, महाभारत, ये सभी। सबसे पहले पांडुलिपि का अर्थ समझिए साथियों। पांडुलिपि जैसे कि उदाहरण में देता हूँ, जैसे कि रामायण का उदाहरण लेते हैं। तो रामायण में सबसे पहले 6000 श्लोक थे, फिर 12000 श्लोक हो गए और आज वर्तमान में 24000 श्लोक है रामायण के अंतर्गत। यानी कि अलग अलग लोगों द्वारा उसकी रचना करते गए, उसकी रचना जो है लगातार होती रही। तो अलग अलग विद्वानों द्वारा उसमें जो है अपनी अपनी रचना को संकलित किया है। तो अलग अलग दो लोगों द्वारा किसी ग्रंथ को लिखा जाता है, अलग अलग लोगों द्वारा उसमें अपने मत दिए जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है पांडुलिपियाँ। तो वेद भी पांडुलिपि है, रामायण भी है, महाभारत भी, उपनिषद और ये भी पांडुलिपियों के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सभी आपका सही ऑप्शन डी वाला होगा। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है, उपवेदों की संख्या कितनी? 4 है। ठीक है,
तो यजुर्वेद का उपवेद है वो है धनुर्वेद। साथियों उपवेद क्यों बनाया गया? क्योंकि वेदों को सरलतम रूप देने के लिए उपवेद बनाए गए हैं। धनुर्वेद में वर्णन काय का है? युद्ध का वर्णन है, युद्ध कला का वर्णन मिलता है। किसमें? धनुर्वेद में। आयुर्वेद ये जो है ऋग्वेद का उपवेद है और इसमें जो है चिकित्सा की जानकारी, काय की? चिकित्सा के बारे में इसमें पूरी जानकारी दी गई है। गंधर्व वेद, ठीक है, गंधर्व वेद जो है ये सामवेद, सामवेद का उपवेद है। किस वेद का? सामवेद का। और इसमें वर्णन काय का है? संगीत का, संगीत कला का, है ना। संगीत कहाँ से आया? तो सामवेद से आया। और इसका उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद है। शिल्प वेद, शिल्प वेद में कला और भवन निर्माण, है ना, ये अथर्ववेद का उपवेद है। शिल्प वेद किसका है? अथर्ववेद का है। इसमें भवन निर्माण और कला का जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न की बात करें, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या टोटल 6 है साथियों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वैदिक कर्म कांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम कौन से वेदांग के अंतर्गत है? ठीक है, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद। अभी मैंने बताया कि वेदांगों की संख्या कितनी? 6 है। इसमें कौन सा नहीं है? एक तो व्याकरण, व्याकरण, और एक और है ज्योतिष। एक और कौन सा आ गया इसमें? ज्योतिष हो गया, ठीक है। तो ये टोटल 6 संख्या हो गई आपकी। तो साथियों वैदिक कर्म कांडों संपन्न कराने हेतु विधि के और नियम किसके अंतर्गत है? तो वो कल्प में, किस में है? कल्प के अंतर्गत दिया गया है। शिक्षा में जो है उच्चारण संबंधी जो भी वैदिक श्लोक हैं उनके उच्चारण संबंधी सारी जानकारी कहाँ से? शिक्षा में मिलती है। निरुक्त में है भाषा शब्दों की उत्पत्ति, और निरुक्त जो है ये भाषा शास्त्र का पहला ग्रंथ है ना, प्रथम ग्रंथ है भाषा शास्त्र का, प्रथम ग्रंथ है निरुक्त, ठीक है। इसके बाद कल्प है, तो कल्प के अंतर्गत भी आपको देखने को मिलेगा इसमें, और इसको कल्प सूत्र भी कहा जाता है। इसमें वैदिक कर्म कांडों को संपन्न कराने से संबंधित नियम दिए गए हैं। छंद में जैसे कि भाषा उत्पत्ति में जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया, और ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत दी गई हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कल्प जो है ये सही होगा। और यहाँ पे एक और था व्याकरण, जिसके अंतर्गत भी भाषा विज्ञान से संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं, और ज्योतिष से ज्योतिष के विकास की जानकारी मिलती है। बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। इसमें दिया है संगम साहित्य के ग्रंथ हैं तोलकप्पियम, शिल्पादिकारम, मणिमेखले। तो साथियों ये सभी संगम साहित्य के ग्रंथ हैं। संगम साहित्य क्या होता है साथियों? कि बहुत सारे कवि, है ना, कवि एवं राजा, भाट, इन सभी का एक सम्मेलन होता है, ठीक है। यानी कि उस सम्मेलन में इन सभी लोगों से प्राप्त, इन सभी क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी को क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। उस साहित्य का क्या बोलते हैं? संगम साहित्य बोलते हैं। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व किसके सिकंदर का समकालीन बताया है? किसको, है ना, या किसे सिकंदर का समकालीन बताया है? सेंड्रोकोट्स को, पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण शासक था पहला, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी, पुष्यमित्र शुंग ने, महिपाल या अशोक, ठीक है। यूनानी लेखकों ने यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिकंदर का समकालीन सेंड्रोकोट्स को किसने बताया? तो यूनानियों ने बताया है, ठीक है। और सेंड्रोकोट्स है कौन आखिर साथियों? तो ये कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य की ही बात हो रही है। इन्हीं को कहा जाता है सेंड्रोकोट्स कहा जाता है। तो यही सिकंदर का समकालीन था, ठीक है। और सिकंदर के साथ इनका भिड़ंत भी हुई थी। क्वेश्चन 25, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? प्लिनी को, अरस्तु को, हेरोडोट्स को, या टोलमी को? तो इसमें आपका सही उत्तर होगा हेरोडोट्स को, ठीक है। और टोलमी ने पुस्तक लिखी ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी? यह लिखी है टोलमी द्वारा लिखी गई है। अरस्तु जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं, और अरस्तु ही अर्थशास्त्र के जन्मदाता भी माने जाते हैं। सॉरी, एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको माना जाता है? अर्थशास्त्र का जन्मदाता एडम स्मिथ को माना जाता है, अरस्तु को नहीं माना जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल बरूनी द्वारा मोहम्मद गजनवी का समकालीन था कौन? अल बरूनी, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई तहकीक ए हिंद, जिसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है, की रचना की गई। इसमें किसकी वर्णन या किसकी जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी
कहाँ से मिलती है? इंडिका से मिलती है। कहाँ, किस ग्रंथ से मिलती है? इंडिका। ठीक है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, और इस इंडिका में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी मिलती है। भारत में आने वाली विदेशी यात्रियों की जानकारी यहाँ तहकीकी हिंद से नहीं मिलती है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। ऑप्शन सी है भारत निवासियों की तत्कालीन दशा का वर्णन और मुस्लिम शासकों का। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। तहकीक हिंद में भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का वर्णन मिलता है। सी यू की, अगला क्वेश्चन है, सी यू की पाश्चात्य संसार का लेख की रचना किसके द्वारा की गई है? फैनसांग द्वारा, इत्सिंग द्वारा, शुंगयुंग के द्वारा, या वीली द्वारा। साथियों, ये जो नाम देख रहे हो आप, ये सभी चीनी यात्री थे जो भारत आए थे और यहाँ से बौद्ध धर्म को लेके गए हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, सीयू की रचना किसने की? तो हैंसांग द्वारा सीयू की रचना की गई है। क्वेश्चन अगला है, क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? फायन द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, या कॉस्मोस इंडिका प्लेटस द्वारा। तो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा, कॉस्मोस इंडिका प्लेटस द्वारा यहाँ पे किसकी रचना की गई है? ग्रंथ क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की गई है। इसमें अब आपको कमेंट में बताना है कि क्रिश्चियन टोपोग्राफी पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है। ये कमेंट बॉक्स में बताना आप किसकी जानकारी मिलती है। तो ये सारी क्वेश्चन आप हमने कर ली हैं आज कंप्लीट। आपका अगली क्लास आपको मिलने वाली है आदि मानव, यानी मानव का विकास कैसे हुआ। ठीक है, वो क्लासें मिलेगी। उसके बाद फिर क्वेश्चन सीरीज होगी, जैसे कि अपना ऐतिहासिक स्त्रोत से संबंधित ये सारे क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन ये मैंने चयनित किए थे। तो बने रहिए, क्लास अच्छी लगी आप शेयर ज़रूर करिए अपने साथियों के साथ, हर सोशल मीडिया पर आप शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।